हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों इक्विलिब्रियम। आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स वी शुड स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है एंड ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, वही चीज यहाँ पर यूज होगा अगेन। इसी वजह से थर्मोडायनेमिक्स को पहले कंप्लीट किया, आफ्टर दैट वी मूव on that particular chapter equilibrium. So let's make a heading with equilibrium and let's start what is called equilibrium. क्या क्या चीजें पढ़ना है, पढ़ेंगे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है बिल्डअप करना होगा और कितने काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, वहां पर टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे, ये सब डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। और बहुत सारे पार्ट्स में दोस्तों इस लेक्चर को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में और देखने में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। ये सारे के सारे चीज जो भी बताएंगे समझेंगे आप लोग बहुत क्लियरली, नोट भी करके रखेंगे फॉर फर्दर रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक हेडिंग लगा लो आप लोग प्यारा सा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। सो माय डियर फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले उस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे देखो, एक रिएक्शन में जो होता है क्या होता है बताओ। रिएक्शन में आप कोई भी एक रिएक्शन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर दो चीज मेंशन करना पड़ता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये चीज होता है, सभी को पता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक केमिकल रिएक्शन में होता है, एक होता है आपका रिएक्टेंट और इस साइड होता है प्रोडक्ट। एकदम इनिशियल में, एकदम एट द एंड स्टार्टिंग ऑफ योर रिएक्शन सिस्टम में दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है ना, रिएक्टेंट। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग रिएक्टेंट। एकदम रिएक्टेंट्स दोस्तों क्या होता है एकदम बिगिनिंग में, जब टाइम दोस्तों जीरो होता है, एकदम बिगिनिंग, शुरुआत आप बिगिनिंग कर रहे हो रिएक्टेंट से। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रहा है, टाइम पासेस हो रहा है। टाइम के साथ साथ क्या होगा, कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलेंगे, प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। समझ में आया? और ऐसे चलते रहेंगे। कुछ टाइम बाद दोस्तों ये चीज क्या होगा, रिवर्स दिख से स्टार्ट हो जाएंगे। रिवर्स दिख से मतलब जैसे यहां पर अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा था, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दो चीजें यहां पर चलेंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा था, अब कुछ टाइम के बाद ये आया, ये चीज यहां पर एस्टेब्लिश हुआ कि कुछ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल रहा है। ऐसा हो रहा था। लेकिन इनिशियल स्टेज की बात करें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने का जो आपका परसेंटेज था, जो रेट था, वो ज्यादा था इनिशियली। धीरे धीरे क्या हुआ, वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आने का रेट भी बढ़ने लगा। और ऐसा एक सिचुएशन आया दोस्तों जहां पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था, मतलब दो रिएक्शन यहां पर हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं और एक बैकवर्ड की तरफ आ रहे हैं। फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। और एक रिएक्शन होगा बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्या होगा दोस्तों कि प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस आएंगे रिएक्टेंट्स में। क्लियर है? ओके, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में क्या होगा, वापस आएंगे। अब देखो ये चीज चल रहा था। एक ऐसा टाइम आया जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के साथ। यानी कि अभी जितने रेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, उसी रेट में प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। ये एकदम दोनों बराबर रेट में हो रहे हैं। तो ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है रिएक्शन में, जब उस रिएक्शन का जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये जितने भी यहां पर प्रॉपर्टी होते हैं मैक्रोस्कोपिक, ये सब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये सब कांस्टेंट हो जाता है टाइम के साथ साथ। टाइम चेंज हो रहा है बट ये लोग नहीं चेंज हो रहा है। तो ऐसा एक सिचुएशन उस
रिएक्शन सिस्टम में डेवलप होता है, बिगिनिंग में नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद ये सिस्टम में ये सिचुएशन अराइज होता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ बराबर में जा रहा है, और उस टाइम इस रिएक्शन सिस्टम में जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो टाइम के साथ साथ अनचेंज्ड रहता है। ये सिचुएशन जो अराइज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया सबको? तो दोस्तों इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है रिएक्शन सिस्टम का जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और दोस्तों क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समान गति में चलेंगे, समान रेट में चलेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया गया मेरे तरफ से कि एक्चुअल में होता क्या इक्विलिब्रियम, और एक रिएक्शन में जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये दोनों रेट में सेम रेट में जा रहे हैं, गति इसका सेम है। डिफरेंट टाइप ऑफ आप लोग अभी रियल एग्जांपल अगर देखेंगे तो देख सकते हो, आयोडीन सॉलिड है आपके पास, और ये दोस्तों क्या होगा, आयोडीन वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में ऐसे रह सकता है आयोडीन एंड शर्त ये है दोस्तों, यहां पर कुछ कंडीशन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, कंडीशन देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट, मतलब इक्विलिब्रियम बना सकता है और नहीं बना सकता। अगर ये सिस्टम को हम लोग ओपन रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बट इसको अगर क्लोज्ड रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे यहां पर देखो दोस्तों, अगर ये क्लोज नहीं रहता मान के चलो, तो क्या होता है, आयोडीन जो वेपर बन रहा है आयोडीन से, वो तो एस्केप करके चला जाता ना, वो एस्केप करके चला जाता रिएक्शन सिस्टम को, तो वो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है, एंड एक टाइम आता कि पूरा पूरी जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट रीच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि पूरा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल रहा है, 100% कंप्लीशन होगा वहां पर। बट इफ द रिएक्शंस रीच एट इक्विलिब्रियम, तो वो रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज बहुत अच्छे समझ लो कि इक्विलिब्रियम जब रीच कर जाता है कोई भी रिएक्शन, ये जब रीच कर जाता है तो वो रिएक्शंस इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगे, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, नेवर बी कंप्लीटेड। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, नेवर बी कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट नहीं होगा। समझ पाया? और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट में कंपोजिशन फिक्स्ड हो जाएगा, ना तो नया प्रोडक्ट बनेंगे आपका, ना तो नया रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएंगे। यानी कि यू कैन से कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में रिएक्शन एकदम सीज्ड हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन उसका एकदम फिक्स्ड हो जाता है, नया कुछ फॉर्मेशन होता ही नहीं। लेकिन स्टैटिक नहीं होता है, बात को समझ लो। आप लोगों को ऐसे बाहर से देख के पता चलेंगे कि हाँ उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, इसका मतलब रिएक्शन क्या रुक गया है, रिएक्शन रुक गया है वहां पर नहीं। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट में रीच करते कोई भी रिएक्शंस, तो ये स्टैटिक नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, बल्कि दोनों रिएक्शन सेम गति में चलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक चल रहा है बट समान रेट में चल रहा है, ऑपोजिट, इसीलिए वहां पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, डायनामिक है ये। तो अगर इक्विलिब्रियम को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करें, फिजिकल और केमिकल, दोनों दोस्तों क्या है, डायनामिक है। ऐसे बहुत सारे आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम मिल जाएंगे जहां पर फेज चेंज होता है, एक फेज से दूसरा फेज में जा रहे हैं, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन में। तो ये बहुत सारा एग्जांपल आप लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी दे सकते हो, जहां पर इस हिसाब से चेंज होता है, फेज चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड लिक्विड के बीच में, सॉलिड वेपर के बीच में, गैस डिसॉल्व्ड गैस के बीच में, सॉल्यूट डिसॉल्व सॉल्यूट के बीच में, ऐसे ढेर सारे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे, वो हम लोग अभी डिस्कशन में आएंगे। बट पहले समझ लो कि दोनों में, फिजिकल एंड केमिकल दोनों रिएक्शन में आपका वो नेचर जो होता है इसका डायनामिक होता है। और इस बात को समझ लिया कि क्लोज वेसल में अगर रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और अगर ओपन कर देंगे तो आयोडीन वेपर जो होता है वायलेट, वो वेपर क्या होगा, यहां से एस्केप कर जाएंगे, और दोस्तों इक्विलिब्रियम वहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। चलो, तो स्टैटिक नहीं है, समझ में आया? अब देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और वन बाय वन एक सिस्टम लेंगे और उसको समझेंगे कि हाँ कैसे क्या चीज हो रहा है। तो चलो इरेज करेंगे थोड़ा। पहले हम लोग देखेंगे कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम, के बाद नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर काम करेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का पहला एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं क्या, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, एक सॉलिड सिस्टम है,
सॉलिड है और वो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, ऐसे। और हाँ, ये जो आपका साइन दिख रहा है ये आपका इक्विलिब्रियम का साइन है, ये आपका इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है। अब देखो सॉलिड और लिक्विड में है, ऐसा एक वास्तव एग्जांपल बताओ आप लोग कि आइस है और वो किसके साथ इक्विलिब्रियम है ना, वाटर के साथ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर में रख लो आप 1 atm एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आइस यहां पर सॉलिड स्टेट में है और वाटर क्या है यहां पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। देखो पहले आप कुछ एक ग्लास ऑफ वाटर एक ऐसा ले लो कि एक कंटेनर में थर्मोफ्लास्क में ऐसा कर लो कि वाटर के साथ कुछ आइस ले लो, ठीक है, कुछ आइस वाटर का ले लो और उसको सील कर दो, बाहर से ना तो कुछ आ पाए और अंदर से कुछ बाहर जा पाए, पूरा एकदम क्या कर दो थर्मोफ्लास्क में रख दो इसको, राइट। अब देखो वाटर के साथ क्या है यहां पर आइस है, एकदम इनिशियली क्या होगा, आइस मेल्ट करेंगे वाटर में, मेल्ट करके कुछ वाटर में बदल गया, ऐसा हुआ इनिशियली एकदम। जब कांटेक्ट में आया इसका मतलब जो आइस है वो जब वाटर के कांटेक्ट में आया तो वाटर से कुछ हीट ले लिया, राइट। वाटर सिस्टम में वो डिसॉल्व है तो ऑब्वियसली वाटर के साथ अटैच्ड में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वाटर से कुछ हीट लेंगे और वो अपना फेज चेंज करेंगे। और ये जो हीट आया उसके पास, इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं हो क्योंकि वो फेज चेंज कर रहे हैं, वहां पर वो हीट यूज हो रहा है, फेज चेंज में सॉलिड टू लिक्विड बनाने में वो हीट यूज कर रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर यहां पर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दिस प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड होने का जो प्रोसेस है अंडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, इसको बोला जाता है मेल्टिंग। अब देखो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, जैसे यहां पर आइस वाटर में बदल रहा था, एग्जैक्टली कुछ वाटर हीट लॉस करके आइस में बदलेंगे, कुछ आइस क्या होगा जैसे वाटर में बदल रहा था वैसे ही कुछ वाटर मॉलिक्यूल अभी लिक्विड स्टेट में है, वो हीट लॉस करके क्या होने लगेंगे ना, आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर, और वो सेम गति में रहेंगे। यानी कि अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आइस से वाटर में बदलेंगे, यानी कि उसका मेल्टिंग अगर होगा, एट द सेम टाइम 5 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर से आइस में बदलेंगे हीट लॉस करके। ये वाला जो प्रोसेस है यहां पर हीट आपका गेन करेंगे, हीट गेन करेंगे और ये क्या करेंगे, हीट लॉस करेंगे, सराउंडिंग से हीट लॉस करेंगे और ये हीट गेन करेंगे। ये मतलब जो सिस्टम में रखा है उस सिस्टम से हीट गेन करके यह मेल्टिंग होगा। और ये देखो वाटर जब आइस में बदल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग हो रहा है। यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो रेट ऑफ मेल्टिंग और रेट ऑफ फ्रीजिंग, ये जो दोनों विपरीत प्रक्रिया है, ये दोनों सेम गति में चलते हैं, सेम रेट में प्रोसीड होता है। यानी कि एट इक्विलिब्रियम वी कैन से एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ मेल्टिंग ये आपका बराबर हो जाएगा रेट ऑफ फ्रीजिंग के साथ। बात समझ में आया? और ये दोनों प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस फेज चेंज में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा आपका। ये बात को समझ लिए कि कैसे सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। आइस और वाटर का सिस्टम लेके हम लोग अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लिए, राइट। समझ में आया? ये जो रेट ऑफ मेल्टिंग हो रहा है ये पूरा प्रोसेस में सॉलिड से जितना लिक्विड की तरफ जा रहा है इसका मतलब है, तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है यहां पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, थ्रू आउट द होल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और फ्रीजिंग के टाइम मतलब लिक्विड से जब सॉलिड में आ रहा है तो ये पूरा प्रोसेस में आपका क्या होगा, जब तक ना पूरा लिक्विड सॉलिड में ना बदल जा रहा है, पूरा प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
राइट। तो ये चीज को अच्छे समझ लो कि पूरा प्रोसेस में ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका, वो पूरा प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तब भी, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है तब भी, मतलब पूरी लिक्विड जब तक ना सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब तक टेम्परेचर आपका कांस्टेंट ही रहेंगे। तो सॉलिड एंड लिक्विड कैसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ये आप लोगों को जितना संभव हुआ दोस्तों समझाने की पूरा कोशिश की हम, और इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस बराबर में होता है, और एकदम इनिशियल में रेट जो होता है वो आपका रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होता है एकदम इनिशियल एट द बिगिनिंग, T = 0 होता है जब, तो वहां पर पूरा रेट जो होता है आपका पूरा कंसंट्रेशन वो रिएक्टेंट ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं, और ऐसा एक टाइम आता है जहां पर एक मिक्सचर बनता है, जिस मिक्सचर में क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, राइट। और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, उस मिक्सचर को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम जब पहुंच जाता है दोस्तों तो वहां पर एक मिक्सचर तो रहेंगे ना, यहाँ पर आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज प्रेजेंट होता है ना, बताओ ये दोनों में, मेल्टिंग में भी और फ्रीजिंग में भी, ये बीच में दोनों फेज एग्जिस्ट करते हैं ना, लिक्विड भी प्रेजेंट होता है सॉलिड भी प्रेजेंट होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये लोग रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं बताओ? तो अभी हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे और नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सॉलिड और लिक्विड हो गया, अब हम लोग लिक्विड से वेपर की तरफ जाएंगे। लिक्विड और वेपर में भी फिजिकल इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश होता है, लिक्विड के साथ वेपर का, ठीक है। तो एक काम करो, एक ऐसे क्लोज वेसल लेके कुछ वाटर रख लो, उसको बंद कर दो, बंद कर दो। क्या होंगे, एकदम ये वाटर है आपका, वाटर, लिक्विड वाटर, एकदम बिगिनिंग में क्या होगा, कुछ वाटर, लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे। यहां पर एकदम इनिशियल में ये आपका क्या बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। ऐसे इनिशियल में चलता रहेंगे ये रिएक्शन, ये प्रोसेस इनिशियल में, एकदम इनिशियल स्टेज में ये चीज होते रहेंगे कुछ टाइम तक। आफ्टर दैट जब बहुत सारे वाटर, लिक्विड वाटर से लिक्विड वाटर वेपर, मतलब लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बनेंगे, तब क्या बनेंगे, क्या कुछ घटना घटेंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऊपर वेपर फेज में, ये इन्वॉल्व होंगे दोस्तों क्या, कॉलिशन में, इसमें कॉलिशन में, बहुत अच्छे समझो कॉन्सेप्ट बता रहे पूरा, ये कॉलिशन में इन्वॉल्व होंगे। अब कॉलिशन किसके साथ करेंगे, देखो ये जो यहां पर पोर्शन है ये आपका सरफेस, वाटर का सरफेस है, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, और ये जो कॉलिशन होंगे ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, गैसियस वाटर मॉलिक्यूल के साथ दूसरा गैसियस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिशन हो सकता है, कॉलिशन हो सकता है कि नहीं बताओ। दूसरा बात ये हो सकता है कि ये वाल जो है, इस वाल के साथ ये गैसियस वाटर मॉलिक्यूल का कॉलिशन हो सकता है, या तो जो सरफेस है यहां पर, इस सरफेस में ये क्या कर सकता है, कॉलिशन कर सकता है। अब जब कॉलिशन करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, समझ में आया कि नहीं बताओ, एनर्जी एक्सचेंज होंगे। उसके बाद दोस्तों एक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे वहां पर। एक बात तो आप लोग समझ रहे हो कि यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है, यहां पर प्रेजेंट होने वाला वाटर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। तो ये यहां पर जो आपका वेपर फेज में जो है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, राइट। उनमें से जिसका काइनेटिक एनर्जी आपका लेस है, बहुत सारे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल होंगे वहां पर ढेर सारे, उनमें से मान के चलो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी कम है, लेसर है, बहुत कम। तो वो क्या करेंगे, जब यहां पर आएंगे कोलिशन के बाद, वो वापस दोस्तों क्या हो जाएगा, लिक्विड फेज में बदल जाएंगे, यानी कि ये यहां पर से लिक्विड हो जाएगा, वेपर में था उसका फेज बदल लेगा, वो लिक्विड में बदल देंगे और यहां पर ऐड हो जाएगा लिक्विड सिस्टम में। तो ये कब होगा, ये सिचुएशन जब अराइज हो रहा है सिस्टम में, तो उसका मतलब है कि
ये जो सिस्टम है यहाँ पर क्लोज्ड वेसल में वाटर और उसके साथ वेपर मॉलिक्यूल का, वो एक इक्विलिब्रियम फेज में पहुंच चुका है। अभी ऐसा ही होंगे दोस्तों, कुछ वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे और वेपर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉन्डेंस होने के बाद लिक्विड फेज में वापस आ जाएंगे। ये अभी ऐसा ही होंगे। देखो जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आया तो नीचे भी क्या हो जाएंगे, कॉन्डेंस होकर 5 वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। बात समझ में आया? जैसे कि 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, लिक्विड फेज से वेपर फेज में आया, एट द सेम टाइम 5 वाटर मॉलिक्यूल कॉन्डेंस होने के बाद वो क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे लिक्विड फेज में, और ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पर एस्टेब्लिश हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये प्रक्रिया चलते रहेंगे दोनों रिवर्सिबल वे में, और इसका मतलब है कि रेट ऑफ, उस पॉइंट में जाके रेट ऑफ जो आपका वेपोराइजेशन हो रहा था, रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो हो रहा था वो बराबर हो जाएंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन के साथ। होगा कि नहीं बताओ? ये चीज हो रहा है इसी वजह से ना, इक्विलिब्रियम में जब वो चीज रीच कर रहे तो इसका मतलब है वहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब आप लोग समझते हो कि लिक्विड से वेपर में जाना, और कंडेंसेशन का मतलब है वो वेपर फेज में से क्या हो रहा है, लिक्विड फेज में वापस आ रहे हैं। ये दोनों बराबर में उस इक्विलिब्रियम पॉइंट में होते रहेंगे। बात समझ में आया? तो ऐसे करके लिक्विड और वेपर में दोस्तों क्या होता है, इक्विलिब्रियम रीच करते हैं। इनिशियल स्टेट में बहुत सारे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, इसका रेट ज्यादा होगा, बट आफ्टर दैट कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट में जब पहुंच जाएंगे वो रिएक्शन सिस्टम, वो सिस्टम पहुंच जाएंगे जब दोस्तों लिक्विड, ये वाला सिस्टम जो भी लिए हम लोग, वहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एस्केप्ड फ्रॉम द लिक्विड फेज टू वेपर फेज, जितने भी नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे लिक्विड फेज से वेपर फेज में, सेम नंबर वाटर मॉलिक्यूल अगेन बैक करेंगे कॉन्डेंस होने के बाद फ्रॉम द वेपर टू लिक्विड फेज। और ये चलते रहेंगे दोस्तों जब तक ये सिस्टम को हम लोग क्लोज रखे हैं, राइट? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब फिक्स्ड हो जाता है। अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस कंडीशन, ये क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम फेज में रहेंगे। और अगर इनमें से किसी भी चीज को अगर हम लोग चेंज कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे या तो प्रेशर घटा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और जो वेसल्स का जो कंटेनर का जो आपका ये इसको अगर ओपन कर देंगे, क्लोज जो है उसको अगर ओपन कर देंगे, तो इतने सारे डिस्टर्ब करने के बाद ये इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, राइट? तो उसके बाद क्या होगा, वो फॉरवर्ड की तरफ चले जाएंगे, यानी कि मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल विल कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, और ऐसे में करके पूरा रिएक्शन एक टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि वेसल्स में जितने भी पानी थे दोस्तों, सब पानी वाटर वेपर के हिसाब से बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखो, ये ऊपर में जो आपका वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, उन लोगों के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एक वेपर प्रेशर वहां पर प्रेजेंट होता है। वेपर प्रेशर, एक वेपर प्रेशर होता है कि नहीं बताओ? तो पहले दोस्तों जब हम लोग लिए थे इस कंटेनर में पानी एकदम और इसको क्लोज कर दिए थे, तो इनिशियली वेपर प्रेशर बहुत ही कम था, यानी कि वहां पर जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वाटर, वो बहुत ही मिनिमम नंबर में थे, 2-4 रहेंगे। तो उस टाइम वहां पर जो वेपर प्रेशर रहेगा वो वेपर प्रेशर कम होगा, राइट? अब दोस्तों क्या होगा कि जब हम लोग देखेंगे कि हाँ ये रेट बढ़ रहा है, कुछ लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जाना स्टार्ट हो रहा है बहुत तेजी से, तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन वेपर मॉलिक्यूल्स का बढ़ रहा है, राइट? ये समझ में आया? तो जब ढेर सारे वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएंगे तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, वॉल के साथ टकराएंगे, सरफेस ऑफ वाटर के साथ टकराएंगे, तो कोलिशन रेट बढ़ेंगे। उसका मतलब है जो लिक्विड है उसके ओवर में जो है सिस्टम वेपर का, उसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाएंगे, तो वेपर प्रेशर दोस्तों क्या हो जाएंगे, उस टाइम बढ़ेंगे, राइट? और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच कर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर का फिक्स्ड हो जाएंगे। उस टाइम एक अगर वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आ रहा है तो नीचे भी जा रहा है, ऐसा करके वेपर मॉलिक्यूल्स में जितने भी नंबर ऑफ वेपर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, राइट? तो इसीलिए जब बॉइलिंग करते हैं हम लोग, तो बॉइलिंग में दोस्तों क्या होता है, आपका बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और यहाँ पर ऊपर में जो आपका लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होता है वेपर का, वो बराबर होता है। उस टाइम क्या होता है, वो मतलब बॉयल करना स्टार्ट होता है। बॉयल करते उस टाइम दोनों प्रेशर अगर बराबर हो जाता है ना, बाहर में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ऊपर में भी अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, तो वो बॉयल करेंगे फिर, राइट? तो ये चीज समझ लिया आप लोग कि कैसे लिक्विड और वेपर भी जो है इक्विलिब्रियम में रहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो हम लोग नेक्स्ट आएंगे सॉलिड एंड वेपर, ठीक है? सॉलिड एंड वेपर के बीच में हम लोग एक इक्विलिब्रियम यहां पर क्या करेंगे, बनाएंगे।
सॉलिड एंड वेपर, सॉलिड एंड वेपर के बीच में देखो, आप लोगों को पता होगा कि फेज 3 टाइप का होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब एक सॉलिड सिस्टम के ऊपर बहुत ही मिनिमम, मतलब अगर देखेंगे हम लोग तो नॉर्मली क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं रहता वहां पर, बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होता है। जैसे कोई भी सॉलिड ले लो आप, उस सॉलिड मॉलिक्यूल का वेपर फॉर्म में एकदम लिस्ट बहुत ही कम 2-4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तो रहेंगे या तो नहीं रहेंगे। यानी कि अगर एक सॉलिड के ऊपर हम लोग वेपर प्रेशर देखेंगे तो वो सबसे मिनिमम होता है। यहां पर वेपर प्रेशर जो होगा सॉलिड के ऊपर एकदम क्या होगा, मिनिमम होगा, लिस्ट। और यही अगर लिक्विड सिस्टम में रहेंगे तो लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होता है और उसमें जिन लोगों का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है वो सरफेस का इंटरेक्शन को छोड़ के दोस्तों क्या होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन छोड़ के वो ऊपर के फेज में चले जाते हैं, फेज बदल देते हैं, लिक्विड से वेपर हो जाता है, तो लगभग वहां पर थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर रहेंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। और गैस की तो बात ही मत करो, गैस में तो आपका सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर, राइट, ये चीज समझ लिए। बट अगर और सॉलिड की बात करें, कुछ स्पेशल सॉलिड है, उन लोगों को बात कुछ अलग है। तो बस यहाँ पर इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग उन्हीं सब सॉलिड के ऊपर चर्चा करने वाले। तो दोस्तों ऐसा एक सॉलिड है आपका आयोडीन। तो ये आपका क्या है, आयोडीन है, राइट। अब देखो आयोडीन एक ऐसा लिक्विड, ऐसा एक सॉलिड है दोस्तों जहां पर क्या होता है, उसके ऊपर वेपर वो बना लेते हैं और इसका रेट ज्यादा होता है। क्यों? ऐसा करो कि इसमें जो वेपर प्रेशर आएगा वो नॉर्मल ऐसे सॉलिड से ज्यादा रहेंगे बहुत, क्योंकि यहां पर आयोडीन सॉलिड से आयोडीन वेपर जाने की जो प्रक्रिया है वो होता है, आयोडीन गैस वेपर में होने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये प्रक्रिया यहाँ पर लगातार होता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड की कैटेगरी में आता है। और भी कुछ ऐसे सॉलिड के नाम बताएंगे आप लोगों को जो कि ये दिखाते हैं ये सिस्टम, मतलब ये वाला जो प्रक्रिया होते हैं वहां पर वो दिखाते हैं वो लोग भी। और इन लोगों को सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे, जैसे कि सॉलिड से आपका डायरेक्ट जो वेपर में बदलने का जो प्रक्रिया है, यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों, अवॉइडिंग लिक्विड फेज, यहाँ पर लिक्विड फेज को अवॉइड करके ये क्या कर रहे हैं, सॉलिड से एकदम बराबर में डायरेक्ट वेपर फेज में आ रहा है, लिक्विड फेज को छोड़ के दोस्तों यहाँ पर लिक्विड फेज नहीं रहेगा। ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। कुछ लिमिटेड सॉलिड है एग्जांपल, वो बताएंगे आप लोगों को, जैसे आयोडीन क्या होते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल सकते हैं। ऐसे आपका CO2 हो गया, सॉलिड CO2 ये चीज कर सकता है। कैंपर आप देख सकते हो इसके एग्जांपल के हिसाब से। नेफ्थलीन दोस्तों ये करते हैं, नेफ्थलीन। एमोनियम क्लोराइड की बात करें तो यहां पर भी इस टाइप का प्रोसेस पॉसिबल है। तो यहां पर भी एक क्या होगा, सॉलिड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। जैसे देखो एक क्लोज्ड वेसल में ये कहानी को बनाते हैं। देखो एक क्लोज्ड वेसल लिया और यहां पर क्या लिया, एक आयोडीन का टुकड़ा। अब देखो क्या होगा, इनिशियली तो पूरा एकदम वेसल जो है कलरलेस रहेंगे, कुछ नहीं है, मतलब विद द टाइम आयोडीन जो सॉलिड है वो वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो कलर होता है दोस्तों पर्पल, वो धीरे धीरे क्या होगा, चारों ओर पर्पल कलर में, पर्पल कलर का आयोडीन, ये आयोडीन सॉलिड है और ये जितने भी छोटे छोटे यहाँ पर गोल बना रहे हैं ये सब आयोडीन वेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। और जिसका कलर दोस्तों क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। तो चारों ओर क्या हो जाएगा, एक पर्पल कलर में एक धुआं जैसा कवर कर लेंगे पूरा बॉक्स को। ऐसे चलेंगे, पहले एकदम फेड रहेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, बट एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो स्ट्रेंथ है कलर का वो आपका फिक्स्ड हो गया, अनचेंज रहेंगे विथ टाइम, अनचेंज रहेगा विथ टाइम। यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत पहले एकदम इनिशियल स्टेज में बहुत सारे आयोडीन वेपर में बदल रहा था, ये रेट ज्यादा था पहले इनिशियल स्टेज में, आयोडीन से आयोडीन वेपर होने का रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए इसका कलर चेंज हो रहा था धीरे धीरे। एक ऐसा टाइम आया जहां पर वो सैचुरेशन में पहुंच गए, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंच गए। इसका मतलब है अगर दो आयोडीन सॉलिड वेपर में बदल रहा है तो दो आयोडीन वेपर अगेन डिपॉजिट हो रहा है किसमें, आयोडीन सॉलिड में। यानी कि सब्लिमेशन और डिपोजिशन प्रोसेस लगातार मतलब सेम रेट में चल रहा है और इसी वजह से ये कलर जो है, इस कलर का इंटेंसिटी फिक्स्ड हो गया आपका। तो ऐसे करके यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। आप एमोनियम क्लोराइड में भी देख सकते हो, राइट, एमोनियम क्लोराइड में भी आप
इस चीज को देख सकते हो। तो ये वाला सिस्टम बन रहा है वहां पर, आयोडीन सॉलिड, आयोडीन वेपर। आप कैम्फर के साथ भी ये चीज कर सकते हो, कैम्फर। एमोनियम क्लोराइड के साथ भी होगा ये। तो सॉलिड वेपर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। नेक्स्ट दोस्तों मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पर हम लोग कुछ लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। देखो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। dissolution of solid इन लिक्विड। क्या करेंगे हम लोग, डिसोल्यूशन करेंगे कुछ सॉलिड का लिक्विड में। अब डिसोल्यूशन क्या होता है, जैसे आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है मान लीजिए, और बीकर है, बीकर में कुछ पानी लिए, पानी लेने के बाद वहां पर कुछ सॉल्ट ऐड किए, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, एक्सेस में लिए, पहले नॉर्मल ले लो, ओके कुछ लिए, तो क्या देखे कि ये सॉल्ट पूरा, अगर आयोनिक सॉल्ट है तो डेफिनेटली क्या करेंगे, ये लोग डिसॉल्व हो जाएंगे पूरा, राइट। वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वाटर में डिसॉल्व होने का, ये इसको हम लोग क्या होता है, डिसोल्यूशन। अगर सॉल्ट है आपका आयोनिक तो आयंस बनाएंगे, आयंस से फॉर्म में रहेंगे यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन में। और अगर कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा तो वहां पर वो ऐसे डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहेंगे, आयंस फॉर्म में नहीं रहेंगे। जैसे अगर चीनी की बात करें, शुगर की बात करें तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे, और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वहां पर आयंस के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेंगे। यहां तक समझ में आया। और ये प्रोसेस को जो डिसॉल्व हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। ऐसे चल रहा था, अब यहाँ पर ऐड किए, ऐड किए, ऐड किए, ऐड किए, ऐड किए, बस। आफ्टर दैट दोस्तों क्या हुआ कि मैक्सिमम ऐड कर दिए, मैक्सिमम आप ऐड कर दिए यहाँ पर सॉल्ट। जैसे 100 आपके पास 100 ग्राम वाटर है, उसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिए। और उसके बाद क्या कर रहे हो आप, ऐड करने की कोशिश कर रहे हो सॉल्ट। तो वो क्या होगा, ऐड नहीं होगा, वो क्या करेंगे, ऐसे यहां पर नीचे एज ए क्रिस्टल ऐसे रहेंगे। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, फिर ये कहानी बनेगी। एक्स्ट्रा जो भी सॉल्ट ऐड कर रहे हैं आफ्टर दैट सैचुरेशन पॉइंट, जब सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाएंगे, उस टाइम क्या होगा, अगर बाहर से आप एक्सेस सॉल्ट मॉलिक्यूल्स डाल रहे हो तो वहां पर क्या होंगे, वो लोग नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पहुंच गया, इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। वहां पर आप अगर डिसोल्यूशन की कोशिश कर रहे हो तो साथ साथ पैरेलली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी चल रहा है। इस बात को समझो थोड़ा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो रहा है, बट साथ साथ क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में एक पैरेलल आपका क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन भी चल रहा है। उसके बदले में क्या हो रहा है, ये नीचे वो जो भी एक्सेस मॉलिक्यूल्स डाला जा रहा है वो नीचे आके जमा हो रहा है, और जितने भी ऐड करेंगे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में नीचे ही आएंगे, से जमा हो जाएंगे, नीचे का लेयर बढ़ता रहेगा। अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट बोलेंगे जिसको हम लोग, ये डिसॉल्व नहीं है वहां पर। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चल रहा है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उसके साथ जो अनडिसॉल्व है उसका, जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट है उसके साथ क्या हो रहा है, डिसॉल्व सॉल्यूट का एक सॉरी एक ऐसे इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो वहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, राइट। इस बात को समझ लिए कि डिसोल्यूशन जो होगा, डिसॉल्व जितने होंगे साथ साथ वो क्रिस्टल भी बना लेंगे, और ये रेट दोनों बराबर में चलता रहेंगे। तो ये किसके बीच में रिलेशन बन रहा है, किसके बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है ना, अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के साथ डिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जो है, जो ऑलरेडी डिसॉल्व है उसके साथ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट का क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, राइट। और ये चलता रहेगा जब तक ना आप उस टेम्परेचर ये सब को चेंज करो।
ठीक है। अब बाहर से आप हीट लगा दिए तो मोर सॉल्यूट जो भी नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है, अनडिजॉल्व करके वो डिजॉल्व हो जाएंगे फिर अंडर दिस टेम्परेचर। हीट बाहर से अप्लाई करो तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएंगे। बट नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर को फिक्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम में ये चीज पहुंच जाएंगे और ये चीज रिवर्सिबल रिएक्शंस चलता रहेगा, राइट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ऐसा भी तो होता है ना कुछ, हमेशा क्या होता है कि सॉलिड हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ऐसा भी तो होता है ना कि गैस भी लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं और वहां पर भी एक इक्विलिब्रियम रीच करते हैं। और ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि रिवर किसी भी पानी का सिस्टम है, मान के चलो पॉन्ड की, ठीक है, तो पॉन्ड में दोस्तों क्या होता है, पानी रहता है और बाहर के जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो यहाँ आते हैं और डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, होता है कि नहीं। तो कुछ गैस, ये जो गैस है ये भी कुछ लिक्विड में आएंगे और आने के बाद यहां पर वो डिसॉल्व हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट वहां पर भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएंगे कि रेट ऑफ जो गैस डिसॉल्व होंगे वहां से लिक्विड सिस्टम से गैस एस्केप करने का जो प्रोसेस है वो बराबर में आ जाएंगे। बट इनिशियली अगर बात करें कुछ गैस यहाँ पर लिक्विड में डिसॉल्व होता है और वो कि यहाँ पर भी हो रहा है, जैसे नॉर्मल पॉन्ड में जो है ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता है और उसी वजह से जो है एक्वाटिक एनिमल्स वहां पर जिंदा रह पाते हैं। और ये जो कितना गैस मॉलिक्यूल्स वहां पर लिक्विड फेज में आएंगे डिसॉल्व रहेंगे वो बहुत सारे सिस्टम के साथ रिलेटेड है, जैसे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसमें प्रेशर उसके ऊपर कितना है, ये ढेर सारे आपका सराउंडिंग्स के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नॉर्मली तो इक्विलिब्रियम जैसे हम लोग पढ़ रहे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर आके लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, इस बात को समझ लो अच्छे से। तो बहुत इनिशियली अगर बात करें तो बहुत सारे ढेर सारे लिक्विड क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका डिसॉल्व होंगे। ऐसे मान के चलो यहाँ पर एक कुछ वाटर है आपके पास, सिस्टम लिक्विड, राइट, और यहाँ पर वाटर कुछ वेपर आप क्या कर दिए, रख के इसको क्लोज कर दिए, वेपर रख के बंद कर दिए डब्बे को, राइट। अब दोस्तों ये इंटरफेस है इन लोगों का यहाँ पर, तो इनिशियली क्या होगा आपका गैस मॉलिक्यूल, ये आपका क्या है, गैस मॉलिक्यूल है ओवर द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर है ये, और इनिशियली क्या करेंगे, कुछ लोग यहां पर आ जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ये भी ये गैस मॉलिक्यूल है बट ये लोग अलग फेज में है, ये लोग एयर में नहीं है, ये लोग लिक्विड में आ चुका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गैस मॉलिक्यूल, डिसॉल्व्ड गैस मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, हाँ, डिसॉल्व्ड गैस मॉलिक्यूल, डिसॉल्व्ड गैस मॉलिक्यूल ये है यहां पर। तो ये लोग कुछ ऊपर से नीचे लिक्विड सिस्टम में आ गया है, ये लिक्विड वाटर है आपका, लिक्विड है सिस्टम, लिक्विड वाटर, तो यहां पर आके वो डिसॉल्व हो गया है, ऐसा था। अब क्या हुआ कि इनिशियली अगर बात करें तो ये प्रक्रिया ऐसे चल रहा था, मतलब गैस लिक्विड में आ रहा था, ये रेट, इसका ही रेट जो है डिसॉल्व होने का, डिसोल्यूशन होने का जो रेट था वो ही ज्यादा था। कुछ एक टाइम आया दोस्तों वहां पर, एक टाइम आया, क्या टाइम आया वहां पर कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल, नया गैस मॉलिक्यूल वेपर फेज को छोड़ के यहां पर आ रहा है, सेम नंबर ऑफ क्या हो रहा है, जो डिसॉल्व था गैस वो छोड़ के लिक्विड फेज को छोड़ के कहां जा रहा है, वेपर में पहुंच रहा है। अगर 10 ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल यहां पर डिसॉल्व हो रहा है, सरफेस में आ रहा है, उसके साथ सरफेस के साथ कोलाइड कर रहे हैं और वो उसके अंदर घुस रहा है और डिसॉल्व हो रहा है, तो 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर यहां पर डिसॉल्व हो जाएंगे तो ऐसे 10 मॉलिक्यूल दोस्तों जो ऑलरेडी डिसॉल्व था वो उस सिस्टम को छोड़ के एस्केप कर जाएंगे वेपर फेज में, ये चीज होगा वहां पर। और ऐसे ये जब पहुंच जाएंगे तो उसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया है, यानी कि गैस का जो डिसोल्यूशन था वो रेट और एस्केप होने का रेट दोनों बराबर में पहुंच जाएंगे, राइट, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर में पहुंच जाएंगे। अगर इस गैस को हम लोग CO2 गैस मानते हैं या तो ऑक्सीजन मान के चलो, तो ऐसे होंगे कि CO2 गैस के साथ CO2 सॉल्यूशन डिसॉल्व, ऐसा एक इक्विलिब्रियम स्टेट यहां पर रीच करेंगे। बस समझ में आया? तो जो गैस है उसके साथ डिसॉल्व गैस का एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो रहा है, ऊपर में जो गैस है दोस्तों उस गैस के साथ जो डिसॉल्व गैस है उसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। और डिसॉल्व गैस हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे वाटर में और लिक्विड में गैस ऐड हो गया
इसको बोलते हैं डिजॉल्व गैस, इसको बोलते हैं डिजॉल्व गैस। बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो भी चीज बता रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। अगर अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो आप लोग और अच्छा सवाल बनाना चाहते हो तो एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है दोस्तों। इसलिए इतना ही अच्छे से हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई हर एक पॉइंट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होता है। हड़बड़ी में आप लोग ना तो अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हो, ना तो हम अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी रखो एंड पैशंस रखो, तो बहुत अच्छे से हम लोग आगे जा सकते हैं। तो ये कहानी बन गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक रियल एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर वाला कहानी है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ना एक रिलेटेड चीज होता है, अगर एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऊपर में एक नॉर्मल प्रेशर तो रहेगा ना, यहाँ पर ये जो लिक्विड सिस्टम लिया हम लोग, उसके ऊपर गैस जो लिया है, उसमें क्या होगा, एक नॉर्मल प्रेशर आपका रहेगा, ठीक है। ऐसे देखो ये जो वेपर पार्टिकल्स है, राइट, तो इसमें यहाँ पर एक प्रेशर प्रेजेंट हो, वेपर प्रेशर रहेगा ओवर द लिक्विड, राइट। अब देखो ये प्रेशर बढ़ा देंगे तो और भी गैस मॉलिक्यूल यहां पर एंट्री कर लेंगे, यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि गैस पार्टिकल्स की बात करें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in solution, it depends on the pressure over it। अगर हम लोग बात करें कि W अमाउंट ऑफ यहां पर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तो वो W अमाउंट ऑफ गैस जो है वो यहां पर डिसॉल्व हुआ, तो वो बराबर हो जाएंगे किसके साथ, ना प्रेशर के साथ। और जितना प्रेशर राइज करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएंगे, या तो मोल फ्रैक्शन बोलो या तो अमाउंट ऑफ मास बोलो, दोनों हिसाब से बोल सकते हो आप लोग। द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व ये प्रोपोर्शनल होंगे प्रेशर ओवर द लिक्विड। और दोस्तों ये आपका क्या बनाते हैं, हेनरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल आते हैं हेनरी लॉ क्या होता है। तो हेनरी लॉ आपका ये है कि जितना प्रेशर हम लोग वहां पर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर जितने प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस यहाँ डिसॉल्व हो जाएगा। गैस फेज को क्या करेंगे, ये गैस फेज से ये आपका लिक्विड फेज में आ जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा। तो दैट W प्रोपोर्शनल टू P, और यहाँ पर आप लोग एक हेनरी कांस्टेंट भी बना सकते हो P। इस बात को समझ रहे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा वहां पर। सोडा वाटर की कहानी यही होता है, जब हम लोग सोडा वाटर को ओपन करते हैं तो वहां पर एक क्या होता है, एक आप साउंड देखे होंगे, फिजिंग साउंड, राइट, एक फिजिंग साउंड होता है वहां पर। तो इस सॉल्यूशन में दोस्तों क्या होता है, CO2 गैस को डिसॉल्व करके रखते हैं हम लोग प्रेशर, अंडर प्रेशर। जब ये ओपनर से ओपन किया जाता है तो यहाँ पर फिजिंग साउंड होता है। तो जब तक वो हाई प्रेशर में था वो CO2 उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व था। हेनरी लॉ ये बता रहा है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है ये। जब तक दोस्तों ये प्रेशर था, अंडर प्रेशर था, वो CO2 वहां पर डिसॉल्व था। अब जब इसको ओपनर से ओपन कर दिया बॉटल को, तो जो डिसॉल्व गैस था CO2 वो बाहर निकल गया, इसलिए एक साउंड होता है। और इसको आप अगर थोड़ा सेक कर लोगे पहले से और ओपन करोगे तो पूरा बंक कर जाएंगे पूरा एकदम, राइट। तो ये सारा चीज हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात की यहाँ पर। कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट फेज चेंज होने के कारण ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और भी बहुत सारा चीज है दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग लेक्चर बनाएंगे और आप लोगों को सारा चीज बताएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ और भी सिस्टम्स लेके काम करेंगे, इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, और भी कुछ है बात करने वाले हैं। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करेंगे, केपी कैसी सब कुछ रहेंगे दोस्तों। और इक्विलिब्रियम का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वहां पर लॉ सर्टिफिकेट प्रिंसिपल भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आयोनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे हम लोग। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। तो ऐसे करके पूरा कंटेंट हम लोग कवर कर लेंगे और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग बना सकते हो इन वीडियो के माध्यम से। सो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया। एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।